हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकर नाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 21 अगस्त की जो तीनों शिफ्टों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन, चाहे साइंस हो या फिर दोस्तों अन्य जीएस के क्वेश्चन हो, उन सभी का एनालिसिस इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन मेंस में डबल्स का विनर कौन रहा था। मेंस डबल्स विनर कौन रहा था? तो भाई वो रहा था सात्विक साईराज और रैना किरेडी एंड चिराग शेट्टी। रानी किरेडी और चिराग शेट्टी ये दोस्तों दो है ना डबल्स में विनर रहे थे। अगर आपसे सिंगल्स में आगे आने वाली जो एग्ज़ाम हो उनमें पूछ ले तो लक्ष्य सेन याद रखना भी। इंडियन ओपन बैडमिंटन सिंगल्स में लक्ष्य सेन। वुमेन सिंगल्स में आप ध्यान रखना भी बुसानन ओंगबारमनफगन। थोड़ा सा छोटा नाम आप याद रख सकते हैं बुसानन, बाद में दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीमेन सिंगल्स जो जीता था वो जीता था बुसानन ने, आप बस इतना नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट। तो दोस्तों पहले ऐसे ट्रांसजेंडर एथलीट बने हैं जो ओलंपिक खेलों में पदार्पण किया था, जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था एथलेटिक में। तो वे कौन थे? तो वे थे भी न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लारेल हब्बर्ड। वेट लिफ्टर थे दोस्तों जो वज़न उठाते हैं खिलाड़ी, तो न्यूजीलैंड से संबंधित थे, वेट लिफ्टर थे और लारेल हब्बर्ड इनका नाम था। ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलहाल ये है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लारेल हब्बर्ड पहले ट्रांसजेंडर एथलीट। आगे आने वाले एग्जाम में भी ये दोस्तों ये पूछा जाएगा बार बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन था अभी 30th सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। जो 30वां सरस्वती सम्मान था वो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था भी शरण कुमार लिम्बाले दोस्तों, इनको ये 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनसे अलग और भी क्वेश्चन है दोस्तों जो आ सकते हैं। 2020 में आपसे पूछ ले भी तो 2020 में भी शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है सनातन हेतु। 2021 का मिला था भी रामदरस मिसर को मिला था मैं तो यहाँ हूँ। 30वां व्यास सम्मान आपसे पूछ ले, 30वां व्यास सम्मान 2022 में किसे मिला था? तो प्रोफेसर शरद पैगोर, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी ये थी दोस्तों, प्रोफेसर शरद पैगोर, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। उसके बाद 31वां व्यास सम्मान ये 2021 का जो मिला था वो मिला था असगर वजाहत को मिला था महाबली नाटक के हेतु, और शरद पैगोर को मिला था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी हेतु। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है। अब धीरे धीरे शिफ्टों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाने लगे हैं, खेल का संबंध किस खिलाड़ी से है और कौन से खेल में कितने खिलाड़ी वगैरह या किसने कौन सी ट्रॉफी जीती। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो ट्रॉफीज़ और खेल से अभी आने लगे हैं। तो भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं भी। कहाँ की हैं? मेहसाना गुजरात की, ये भी ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस प्लेयर है मेहसाना गुजरात की। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। तो 2020 टोक्यो जो पैरालंपिक हुए थे जो 2021 में हुए थे जापान की राजधानी टोक्यो में, इनको क्या सिल्वर मेडल मिला था भी। टेनिस प्लेयर हैं ये मेहसाना गुजरात से भवीना पटेल। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी। तो डांस फेस्टिवल जो खजुराहो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है उसकी शुरुआत हुई थी भी 1975 में आपके। और जान लेते इसके बारे में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई, तो राज्यपाल भी ध्यान रखिएगा, मंगू भाई पटेल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 26 फरवरी तक हुआ था। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, इन्होंने क्या दोस्तों आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 75वां आज़ादी दिवस मनाया गया, तो इसके जो ना इसमें इसके पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। ये 26 फरवरी तक हुआ था। तो राज्यपाल याद रखना भी
जो है मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल। जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है वो 1975 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी ये भारत करेगा। भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से 2026 में। भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। इससे पहले 2009 में भी भारत कर चुका है। 2021 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुएलेवा स्पेन में हुई थी। इसमें मेंस सिंगल सिल्वर श्रीकांत किंडाबी और ब्रोंज जीता था दोस्तों लक्ष्य सेन ने। सिल्वर जीता था श्रीकांत किंडाबी और ब्रोंज जीता था लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जिसके भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, जो है डिस्क्रिप्टिव और जो आने वाले जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, शायद आपकी शिफ्टों में कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए या आने वाली अलग शिफ्टों में क्वेश्चन फिर से दोबारा आ जाए। तो दोस्तों अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स में एस का मतलब क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिक्स। इससे पूरे क्वेश्चन पूरा इसका घटनाक्रम पूरी डिटेल इसके बारे में मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ब्रिक्स देखिए, सबसे पहले इसके बारे में फुल फॉर्म पूछी गई है जो क्वेश्चन में कि ब्रिक्स में एस का मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स की पूरी डिटेल जान लेते हैं अभी। ब्रिक्स इसके घटक मतलब इसके जो सहयोगी, इसमें जो ब्रिक्स में जो देश हैं वे पूछा गया दोस्तों कौन कौन से हैं। तो जो ब्रिक्स लिखा दोस्तों, जो लेटर हैं इनसे अलग अलग देश बनते हैं, जैसे बी ब्राज़ील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। अब देखिए सबसे पहले जान लेते हैं 12वीं जो ब्रिक्स समिट हुई थी। जो 12वीं ब्रिक्स बैठक हुई थी दोस्तों 2020 में, वो हुई थी भी आपकी रसिया के अंदर। और जो 13वीं ब्रिक्स समिट हुई थी 2021 में, ब्रिक्स समिट ये हुई थी भी जो ब्रिक्स की बैठक है वो हुई थी इंडिया के अंदर 2021 में। अब बात करते हैं भी ब्रिक। पहले देखिए दोस्तों ये ब्रिक्स नहीं था, जब 2009 में इसकी स्थापना हुई। ब्रिक की स्थापना आपसे पूछ ले कब हुई? 2009 में। तो शुरुआत में ये ब्रिक था। दक्षिण अफ्रीका को इसमें दोस्तों ठीक अगले ही साल जोड़ा गया 2010 में। तो ये बन गया भी ब्रिक्स, यानी एस जुड़ गया इसमें। और ब्रिक्स यानी पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, देखिए ब्रिक्स नहीं है यानी साउथ अफ्रीका दोस्तों 2010 में जुड़ा है। तो इससे पहले इसका पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यekaterinburg यानी रूस में हुआ था दोस्तों। सबसे पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को। उसके बाद दूसरा जो हुआ उसमें दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था। तो ये ब्रिक्स से संबंधित पूरी डिटेल थी दोस्तों। आगे आने वाली शिफ्टों में और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर वही, हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815? 1815 में दोस्तों इंडिया का जो है ना सबसे पहला सर्वेयर जनरल कौन था? तो ये था भी कोलिन मैकेंजी को 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। लेकिन 1815 में इन पदों को समाप्त कर दिया और मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों गवर्नर जनरल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है चुनाव आयोग में और 2 अन्य जो है ना आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है या फिर आपकी 65 वर्ष की आयु हो, इनमें से जो भी पहले हो जाए वो ही इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म से रिलेटेड, एब्रीविएशन से रिलेटेड। GDFCF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये था भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म। अगर GDCF की आपसे पूछ लेगा आने वाली शिफ्टों में तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म, बस आपका फिक्स्ड हट जाएगा दोस्तों, जो F है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म आपका रहेगा GDCF। अगला क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन सा था? वहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो नती वहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा। नती हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य था। निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों मंडोवी। निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो मंडोवी, ताप्ती, नर्मदा और दामोदर। दोस्तों ये सारी नदी जो है ना इनमें से बताना कि भी पूर्व में कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती आपसे भी जानते हैं पश्चिम की ओर बहती है। दामोदर आपको पता है दोस्तों हुगली की सहायक नदी है, ठीक है भाई। और मांडोवी आपका रहेगा भी गोवा की साइड, ये जो ना अरब सागर में गिरती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी आपका जो है ना दामोदर। दामोदर आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर है। देखिए दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी नदियाँ जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, मांडोवी, मांडोवी गोवा में है दोस्तों। ये सभी नदियाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी है। इनमें मुख्य नदियाँ हैं दोस्तों नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा और ताप्ती, यही दो मुख्य नदियाँ हैं दोस्तों। इनसे भी बार बार एस्चुरी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन फिर अभी, राज्यसभा चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के चेयरमैन को जो होना चुना जाता है, तो राज्यसभा का चेयरमैन इलेक्टेड बाय किसके द्वारा होता है? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों क्या है, सीधा सा क्वेश्चन ये था कि भी जो उपराष्ट्रपति को चुना जाता है वो किस तरीके से चुना जाता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। और हाल ही में नए जो निर्वाचित उपराष्ट्रपति बने हैं उनका आंसर कौन बने हैं, वो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना कि कौन नए उपराष्ट्रपति बने हैं। भी जो वीडियो को देख रहा है जिसे भी पता तो इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दे कमेंट सेक्शन में, कौन उपराष्ट्रपति बना है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन अभी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत आर्टिकल, पंचायत का जिक्र किस संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो देखिए एक तो आर्टिकल कई बार मिलता है जो पंचायत का आर्टिकल, वो भी आर्टिकल 40, ठीक है, ओनली 40 आर्टिकल जो है ना वो पंचायत से संबंधित है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं वे बनते हैं आर्टिकल 243 जे, ये जो है ना पंचायत की परिभाषा बताता है, ऑडिट अकाउंट ऑफ पंचायत 243 जे। आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा आपकी रहेगी, आर्टिकल 243 में भी बी में रहेगा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पंचायत से रिलेटेड हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं भी, डेड सी यानी मृत सागर सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, जो डेड सी मृत सागर है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में है और सबसे बड़ा जो ना खारे पानी का स्रोत है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है, डेड सी में बहुत लवणता बहुत ज़्यादा है, तो एशिया में स्थित है। जो मृत सागर जो डेड सी है दोस्तों वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया यानी साउथ वेस्ट एशिया में इजराइल एक देश है और जॉर्डन के बीच एक भूमि से घिरा नमकीन झील है, यानी कि इनके बीच जो है ये एक भूमि से घिरी नमकीन झील है, मैंने आपको बताया जैसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, बरमूडा ट्राइंगल ऑन विच ओशियन, बरमूडा त्रिकोण उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक अक्षेत्र है, बरमूडा त्रिकोण। अगला क्वेश्चन है भी, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे जो राष्ट्रीय नेता थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक आपके लिए कोई भी क्लास लेकर आने के लिए। तो अगला क्वेश्चन अभी आपके लिए, भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल सूत्र, मेन क्वेश्चन है दोस्तों, गॉडगिल सूत्र कब पेश किया गया था और ये किसके लिए पेश किया था? राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता आवंटन करना। अगली बार ये भी पूछा जा सकता है गॉडगिल सूत्र क्यों पेश किया गया था, तो जो राज्य योजनाओं में केंद्रीय सहायता का आवंटन निर्धारण करना कि कितना जो है ना पैसा केंद्र को मिलेगा कितना राज्य को मिलेगा। तो गॉडगिल सूत्र कब पेश किया गया था? 1969 में किया गया था। अब आपसे पूछ ले भी 1969 के टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी, तो भी आपकी 4th पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान था वो 4th 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान के बारे में वैसे तो मैंने बताया दोस्तों, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। 1951 से 56 पहला भी पूछ लेगा किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। दूसरा आपसे पूछ ले तो 56 से 61 ये पूछ ले किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी आपकी रहेगी दोस्तों, इसी तरीके से आपको 5 ऐड करना है, 61 से 66 दोस्तों, 61 से 66 तक तीसरी हो गई। उसके बाद जो है ना जो 3 साल का पंचवर्षीय योजना में गैप आया था, इन 3 साल तक कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी। ठीक 1969 में दोस्तों क्या है जो 4थी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी भी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आपका चलते हैं भी, किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय क्यों किस टाइम पर होती है, क्यों होती है, तो उसमें क्या मिला जाता है जो ना विलयन अम्लीय हो जाए? तो 0 से 7 की पीएच वाला विलयन, यानी कि दोस्तों देखिए आपने पीएच स्केल देखा होगा, तो 0 से 7 उसमें एसिड होता है, 7 जो वैल्यू होती है करेक्ट
वो आपकी उदासीन होती है दोस्तों। और 7 से 14 तक आपका बेसिस होता है, यानी कि क्षारीय होता है, एसिडिक होता है और न्यूट्रल होता है। तो 7 पर न्यूट्रल रहेगी, 0 से 7 एसिडिक और 7 से 14 आपकी बेसिस। तो दोस्तों यही है कि भी 0 से 7 की पीएच वैल्यू का जब कोई मिला जाता है तो उस विलयन की जो है ना भी पीएच वो भी अम्लीय हो जाती है। पीएच फार्मूले की जो ना पीएच स्केल की जो खोज की थी वो की थी भी सारनसेन ने। इस पर जो ना कई बार अंक पूछा जाता कितने तक अंकित है, तो 0 से 14 तक इस पे अंक अंकित हैं। 0 से 7 एसिड, 7 फिर न्यूट्रल रहेगा और फिर दोस्तों 8 से 14 आपका रहेगा भी बेस। तो अगला क्वेश्चन उसके बाद है भी ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो ग्रेफाइट में है भी आपके 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। साइंस से जुड़े अच्छे क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में इन जो ना करा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए थे। अच्छा सेटअप जो ना साइंस को कुल मिलाकर एग्जाम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका अभी किस गोल में विद्युत धारा करंट का प्रवाह नहीं होता। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कोई भी एसिड है और प्लस बेस है, तो एसिड और बेस में आप सभी जानते भी, तो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद एसिड प्लस ग्लूकोज यानी एसिड आ गया तो फिर आपका करंट फ्लो होगा। अगले में बेस प्लस ग्लूकोज, अब बेस आ गया तो भी जो है ना यहाँ पर भी करंट फ्लो होगा। चौथा ऑप्शन आपका अभी अल्कोहल प्लस ग्लूकोज, तो दोस्तों यहाँ पर आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका आंसर रहेगा डी, अल्कोहल एंड ग्लूकोज में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर अभी परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो बोरोन, ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग होता है, लेकिन सिंपल जल, जो सिंपल साधारण जल है दोस्तों, उसका प्रयोग नहीं होता। नीचे देखिए इनके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले मंदक। मंदक दोस्तों क्या है, इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को धीरे करना होता है। यानी न्यूट्रॉनों की जो गति है, स्पीड है, उसको दोस्तों धीरे करना होता है, कम करना होता है स्पीड उनकी। उसके बाद दूसरा अभी बाहरी जल। बाहरी जल जो है ना, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं बाहरी जल के लिए। बाहरी जल के साथ ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा अभी रिएक्टर विखंडन की गति पर नियंत्रण के लिए कैडमियम और बोरोन की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। तो कैडमियम और बोरोन की 2 छड़ें लगाई जाती हैं, किसके लिए, जो विखंडन होता है दोस्तों परमाणु भट्टी में न्यूक्लियर का, तो उसके नियंत्रण के लिए। उसके बाद अगला अभी फ्यूल, जो यूरेनियम 235 है या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी एनोडोलाइजिंग, एनोडीकरण जो है दोस्तों प्रक्रिया, उसमें कौन सा अम्ल उपयोग होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, एनोडिलाइजिंग यानी एनोडीकरण प्रक्रिया में आपका उपयोग होता है। एनोडीकरण या एनोडिलाइजिंग वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जा सकता है, यानी कि परत चढ़ाना इसका दोस्तों एक काम है। अगला क्वेश्चन अभी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन, घिसा पिटा क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला, जुबान पर बच्चे की रटा हुआ ये क्वेश्चन। CFC इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा ओजोन क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब दोस्तों जो है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत कम गैस हो चुकी है, क्योंकि इसके स्थान पर आप भी अब CHFC क्लोरो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना ज़्यादातर यूज की जाती है, जो फ्रीज और AC वगैरह में से पहले निकलती थी। इसलिए जो ना ओजोन क्षरण अब बहुत कम है। हालांकि अंटार्कटिका में दोस्तों कुछ मिले थे पिछली बार जब मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर दोस्तों अब जो है ना उन होल्स की जो है रिकवरी हो गई है, क्योंकि CFC गैस की मात्रा जो है अब कम होने लग गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी ZnSO4 7.7H2O किसका रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों ये रासायनिक सूत्र है भी वाइट विटोरियल, सफ़ेद विटोरियल या सफ़ेद तोता का ZnSO4, ये आपका रासायनिक सूत्र रहेगा। उसके बाद इसी से दोस्तों रिलेटेड कुछ कर लेते हैं, विटोरियल से संबंधित कुछ और अन्य फैक्ट हैं। तो ब्लैक विटोरियल का अगर आपसे पूछ ले तो ये रहेगा भी कॉपर, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, Mn मैग्नीज, CO कोबाल्ट, Ni निकिल, SO.7H2O, SO4.7H2O। ब्लू विटोरियल यानी नीला तोता आपसे पूछ ले तो ये रहेगा कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। फिर उसके बाद आपसे पूछ ले भी ग्रीन विटोरियल या कॉपर्स, तो दोस्तों ये रहेगा भी FeSO4 फेरस सल्फेट.7H2O। उसके बाद ऑयल ऑफ विटोरियल आपसे पूछ ले या स्प्रिटियल ऑफ विटोरियल पूछ ले तो ये रहेगा भी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम ऑयल ऑफ विटोरियल या स्प्रिट ऑफ विटोरियल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फिर वही
इससे पहले यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिसके भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा और आसान क्वेश्चन दोस्तों ये है भी, प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है? और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस हिस्से में होता है? तो प्रोटीन जो है ना पाचन के बाद, जो डाइजेशन के बाद प्रोटीन कन्वर्ट होता है दोस्तों अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में प्रोटीन जो है ना टूट जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, अम्लीय वर्षा का क्या कारण नहीं है? नहीं है पूछा दोस्तों यहाँ पर। तो अम्लीय वर्षा का जो कारण नहीं है अभी वो है NH3, ठीक है, NO2 है, NO है नाइट्रस ऑक्साइड जिसमें होगा दोस्तों, वो अम्लीय वर्षा का कारण है। उसके बाद दोस्तों देखिए, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx की उपस्थिति के कारण ही आपकी अम्लीय वर्षा होती है, ये ध्यान रखना भी। अगला क्वेश्चन अभी, क्लोरोफिल, घिसा पिटा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाने वाला। क्लोरोफिल जो प्रण रहित है उसमें कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? तो ये ध्यान रखना भी, Mg मतलब मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, जूल किसका मात्रक है? तो जूल यानी यूनिट से भी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो जूल मात्रक अभी कार्य एवं ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, NaCl का रासायनिक नाम क्या है? 3 बार कम से कम दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पहले ही दिन 2 शिफ्टों में क्वेश्चन आया था और आज फिर ये क्वेश्चन आ गया है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अभी, लेड या सीसा का रासायनिक नाम क्या है? लेड को ही सीसा बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों Pb यानी लेड सीसा, जो रासायनिक नाम है ये। इसका एटॉमिक नंबर है भी 82। मरकरी पारा, इसका केमिकल एलिमेंट जो है या रासायनिक नाम जो हम बोलते हैं Hg, इसका एटॉमिक नंबर है भी आपका 80। अगला क्वेश्चन आपका अभी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा अभी डोना पाउला जो है ना गोवा में जो है ना राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय और हैं दोस्तों मुंबई, कोची एवं विशाखापट्टनम में इसके जो ना क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रयोगशाला है। 1 जनवरी 1966 को दोस्तों ये स्थापित किया गया था राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन अभी, भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये और अब एक टाइप चल पड़ी है साइंटिफिक नेम पूछने की। कल परसों दोस्तों पूछा गया था अभी आपका मेंढक का पूछा गया था, साथ के साथ बरगद का पूछा गया था। आज पूछ लिया, माफ कीजिए दोस्तों, बरगद का पूछा गया था, आज मेंढक का पूछ लिया है। तो मेंढक का जो रासायनिक नाम रहेगा वो रहेगा अभी होप्लोप्टेरस टाइग्रिनिस। तो होप्लोब्रैक्टस टाइग्रिनिस। और इसका अन्य नाम रहेगा मेंढक का राना टिग्रीना। जो मछली है दोस्तों उसके अध्ययन के लिए जो जूलॉजी की शाखा है उसको हम बोलते हैं इस्थोलॉजी, यानी जो भी स्टडी जिससे रिलेटेड होती है उनको एक नाम दिया जाता है। तो मछली के अध्ययन की जो शाखा है उसको बोलते हैं इस्थोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? तो यह है सलामेंडर। ऑप्शन में ये मिला था आपको सलामेंडर, तो सलामेंडर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एम्फीबियन हैज ए 3 चैम्बर हार्ट। एम्फीबियन आर अनोरा एंड द फ्रॉग एंड टोड्स अर्डोला द सलामेंडर्स एंड द अपोला इन द कैलियंस। अगला क्वेश्चन चलते हैं भी, चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं? दोस्तों विच फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स। जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भी, जो ये पहली बात तो ये कि हड्डियों के घर्षण को कम करता है, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड या फिर साइनोवियल फ्लूइड से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जॉइंट फ्लूइड किसको कहा जाता है, क्योंकि जॉइंट फ्लूइड जो है ना 2 हड्डियों के बीच में पाया जाता है, 2 हड्डियों को जोड़ता है, इसको जॉइंट फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड को। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एरोटा यानी महाधमनी, शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले भी, जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? टेस्ट रिसेप्टर्स इन टंग। तो इनको कहते हैं भी स्वाद कलिकाएं या फिर टेस्ट बर्ड्स कंटेन द टेस्ट रिसेप्टर। ये अलग अलग पार्ट में होती हैं दोस्तों, जैसे
जो है ना हमारी जो टंग है उसका अगर भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, साइड भाग। तो साइड भाग दोस्तों आप सभी जानते हैं खट्टे के लिए, जो अपना विपक्ष भाग है, जो पीछे का भाग है वो कड़वे के लिए, जो आगे का भाग है मेन भाग है वो मीठे के लिए, और मध्य भाग जो है ना दोस्तों वो कड़वा और आपका खारा के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। टीन और लेड किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर का दोस्तों। टीन और लेड जो इनका मिश्र धातु है वो है सोल्डर, जिसे हम दोस्तों सोल्डर एक वायर होती है जिसे हम टाका लगाते हैं, जैसे रेडियो टेलीविजन वगैरह में, किसी भी एलईडी स्क्रीन वगैरह में, या जो भी टाका लगाने के में प्रयुक्त धातु होती है वो होती है सोल्डर। तो दोस्तों ये थे भी आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों ही शिफ्टों के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।